चूँकि ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे संबंधित प्रश्न झारखंड में भी पूछे जा सकते हैं, तो उसी के तहत इस पे आज चर्चा करूँगा। चूँकि आप लोगों ने भी पूछा है, आप लोगों ने कहा है कि इस आंदोलन के बारे में वीडियो बनाइए, तो इस पे आज की वीडियो में इसी टॉपिक से संबंधित चर्चा होगी। और एक सवाल जो यशराज ने व्हाट्सएप के माध्यम से पूछा है कि असहयोग आंदोलन की वापसी या वापस लेने का औचित्य क्या था, इस पे भी इस वीडियो के लास्ट में मैं चर्चा कर दूंगा। तो पहले शुरुआती वीडियो के शुरुआत में हम बिरसा आंदोलन पे चर्चा करेंगे। और अभी तक जो प्रश्न पूछा गया है वो तमाम जनजातीय आंदोलन के साथ जोड़ते हुए बिरसा आंदोलन के बारे में पूछा गया है। और साथ ही ये भी पूछा गया है कि क्या बिरसा आंदोलन आंतरिक शुद्धिकरण और विदेशी जो औपनिवेशिक प्रभाव थे उनसे मुक्त होने का कोई प्रयास था, उसको स्पष्ट करना है। तो इन्हीं पे चर्चा करूँगा बिरसा आंदोलन वाले इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न की भूमिका के बारे में जानेंगे कि कैसे और कौन कौन सी बातें इस भूमिका में लिखनी है हमें। तो बिरसा आंदोलन में हम सबसे पहले बता देंगे कि जो जनजातीय आंदोलन है, जो जनजातीय आंदोलनों में सबसे प्रमुख या सबसे विस्तृत और व्यापक और सबसे संगठित विद्रोह बिरसा आंदोलन था। शब्द याद रखिएगा, सबसे विस्तृत और संगठित, सबसे विस्तृत और संगठित आंदोलन बिरसा आंदोलन था। इस आंदोलन का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। इस विद्रोह को या इस आंदोलन को उलन गुलान भी कहते हैं। उलन गुलान का मतलब महाविद्रोह होता है। तो दूसरे लाइन में बिरसा मुंडा का नाम जिक्र कीजिए, बिरसा मुंडा। हम अपने इंट्रोडक्शन में भी बिरसा मुंडा का नाम लिखेंगे और कंक्लूजन में भी बिरसा मुंडा का नाम लिखेंगे, क्योंकि इस व्यक्ति के नाम पे ही इस आंदोलन का नाम रखा गया है, बिरसा आंदोलन, बिरसा विद्रोह या मुंडा विद्रोह। तो बिरसा आंदोलन या मुंडा विद्रोह का जो नेतृत्व था वो बिरसा मुंडा ने किया था। इसे उलन गुलान भी कहते हैं, उलन गुलान। देखिए, इसका मतलब महाविद्रोह होता है, महाविद्रोह। तो इसे उलन गुलान भी कहते हैं। अब इस इंट्रोडक्शन में हमें ये बता देना है कि इस विद्रोह का कारण क्या था और इस विद्रोह का उद्देश्य क्या था। तो इसके कारणों में 3 कारण याद रखिए मोटा मोटी, ना तो एक कारण या 2 कारण भी बता सकते हैं। तो उनके बीच एक कृषि व्यवस्था थी जिसका नाम खुटकट्टी था, खुटकट्टी। तो खुटकट्टी के अधिकारों का उल्लंघन जागीरदारों के द्वारा खुटकट्टी के अधिकारों का उल्लंघन, औपनिवेशिक शोषणकारी नीतियां और बढ़ती बेगारी की समस्या इस विद्रोह के मूल कारण थे। जागीरदारों के द्वारा खुटकट्टी के अधिकारों का उल्लंघन, औपनिवेशिक शोषण की नीतियां तथा बढ़ती बेगारी इस आंदोलन के मूल कारण थे। इस विद्रोह का उद्देश्य था आंतरिक शुद्धिकरण, औपनिवेशिक शासन से मुक्ति या ब्रिटिश शासन से मुक्ति या औपनिवेशिक तत्वों को बाहर खदेड़ना और मुंडा राज्य की स्थापना करना। यानी हम मुख्य कारण में, इंट्रोडक्शन में मुख्य कारण और उद्देश्य बता देंगे। तो जागीरदारों के द्वारा खुटकट्टी के अधिकारों का उल्लंघन, औपनिवेशिक शोषणकारी नीतियां और बढ़ती बेगारी की समस्या इस विद्रोह के मूल कारण थे, तथा इस विद्रोह का उद्देश्य था आंतरिक शुद्धिकरण, विदेशी शासकों के प्रभाव से मुक्ति तथा स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना। इसी पे इसका इंट्रोडक्शन को अब हम लास्ट करेंगे। तो इतना लिख दिए जब इंट्रोडक्शन में, तो हमारा इंट्रोडक्शन तैयार हो गया बिरसा आंदोलन का। अब हम इंट्रोडक्शन के बाद जैसे ही एनालिसिस करेंगे तो उसमें सबसे पहले ये जो खुटकट्टी का अधिकार था, खुटकट्टी व्यवस्था थी, उसी के बारे में बताएंगे। चूँकि खुटकट्टी से ही उनका जो ज़मीन था उस व्यवस्था को ही ख़त्म कर दिया गया और उनकी ज़मीन को नीलाम या उनकी ज़मीन को हड़प लिया गया। यही आक्रोश का मेन वजह था। तो विश्लेषण में हमें खुटकट्टी पे थोड़ा विस्तार देना है। तो हमें बताना है कि जनजातीय समाज के बीच में या मुंडा समाज के बीच में खुटकट्टी व्यवस्था मौजूद थी। यह व्यवस्था सामूहिक
सामूहिक भूस्वामित्व पर आधारित कृषि व्यवस्था थी। कृषि व्यवस्था बिल्कुल लाइन वाइज लिखना है आपको कि खुटकटी व्यवस्था थी और यह खुटकटी व्यवस्था मुंडा समाज के बीच सामूहिक भूस्वामित्व पर आधारित कृषि व्यवस्था थी। ब्रिटिश सरकार ने इस व्यवस्था को खत्म कर एक नई व्यवस्था की जो निजी भूस्वामित्व के आधार पर आधारित था। तो इस व्यवस्था को खत्म कर ब्रिटिश सरकार ने निजी भूस्वामित्व पर आधारित नई व्यवस्था उन पर लागू कर दी। इसके साथ ही राजस्व की जो दर थी, राजस्व के दर में भी वृद्धि कर दिया गया, यानी उनसे अब लगान ज़्यादा लिया जाने लगा। जैसे चंपारण आंदोलन में तिनकठिया आंदोलन से किसान उत्पीड़ित शोषित थे, तो यहाँ पे खुटकटी ही खत्म कर दिया गया। दोनों में अंतर है, लेकिन जो उनकी पद्धति है, यहाँ इनकी अपनी पद्धति थी, सामूहिक भूस्वामित्व पर आधारित कृषि पद्धति थी, लेकिन चंपारण में तिनकठिया उन पर लादा गया था, तो खुटकटी को खत्म कर दिया गया और उन लगान भू राजस्व को बढ़ा दिया गया। तो इस व्यवस्था से क्या हुआ कि वैसे किसान, जो कि मुंडा समाज के जो किसान थे, उनके पास जो भूमि थी वो अनुपजाऊ भूमि थी, और जो उनकी खेती का जो तरीका था या उन पर जो तकनीक का इस्तेमाल, वो परंपरागत तकनीक था। तो इस वजह से उपज कम होता था। तो जैसे ही लगान की मात्रा बढ़ा दिया गया, तो उनसे अब लगान वो चुकाने में असमर्थ हो गए। तो लगान चुकाने में जब असमर्थ हो गए, तो वे साहूकारों महाजनों के ऋण जाल में फंसते चले गए। क्योंकि लगान को चुकाने के लिए उनको ऋण की आवश्यकता होती थी, तो वे व्यापारियों, महाजनों, साहूकारों, सूदखोरों के चंगुल में आ गए। तो और जो किसान लगान चुकाने में असमर्थ थे, जो मुंडा किसान लगान चुकाने में असमर्थ थे, उनकी ज़मीन को जब्त कर लिया गया। तो इसके बाद मुंडा किसान अपनी ही ज़मीन से बेदखल होने लगे। तो इस व्यवस्था से मुंडा समाज में भयंकर आक्रोश था। अब इस पैरा को ख़त्म करना है। अब यहाँ से हमें बिरसा के उदय के बारे में लिखना है। तो बिरसा के उदय के बारे में अब हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। एक पैरा में हमने भूमिका लिखा, एक पैरा में खुटकटी व्यवस्था को समझाया। खुटकटी व्यवस्था को उसी तरीके से समझाना है जैसे हम लोगों ने चंपारण में तिनकठिया पर चर्चा किया था। जो इस दोनों में मिलता जुलता है, लेकिन दोनों व्यवस्था है वो अंतर है। तो दूसरे पैरा में खुटकटी को पूरा डील कर देंगे, समझा देंगे उनको कि खुटकटी क्या था। उसके बाद बिरसा को लेके आएंगे। तो बिरसा के बारे में जब स्टार्ट करेंगे, तो बिरसा मुंडा के बारे में बताएंगे कि इस शोषण और उत्पीड़न के बाद, इस शोषण और उत्पीड़न यानी जो औपनिवेशिक शोषणकारी तत्व थे और जो यहाँ के जागीरदार, जमींदार, महाजन, व्यापारी आदि थे, तो इस शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा नामक व्यक्ति ने संभाला या आदिवासी नेता ने संभाला। तो उसके बारे में लिख देंगे कि इस शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ इस आंदोलन का नेतृत्व या मुंडा समाज का नेतृत्व बिरसा मुंडा नामक आदिवासी नेता ने संभाला। अब उसके आगे थोड़ा इनके जन्म के बारे में बता देंगे कि इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को उलीहातू, झारखंड में एक गांव है रांची से नज़दीक, उलीहातू में हुआ था। उलीहातू का नाम इसलिए भी याद रखिएगा कि जैसे ही 15 नवंबर का डेट आता है, तो यहाँ तमाम नेता पहुँचते हैं और बताना के प्रयास करते हैं कि कैसे वो बिरसा के गांव में विकास कर रहे हैं। तो उलीहातू नामक गांव में हुआ था। उसके बाद लिखिए कि बिरसा ने जब इस आंदोलन का जब नेतृत्व किया, उनका जन्म बता दिए। अब लिखिए कि इसके बाद बिरसा ने आदिवासी समुदाय को या मुंडा समाज को संगठित करना शुरू किया और उन्होंने मुंडा समाज को जो परंपरागत जो रूढ़िवादिता थी, जो दकियानुसी जो रीति रिवाज थे, जो निरर्थक कर्मकांड थे, परंपरागत जो उनकी जो रीति रिवाज थे, उन सब से मुक्त होने को कहा और ईश्वर की आराधना या ईश्वर की आस्था पर जोर दिया।
तो बिरसा मुंडा में ये बता देना है कि इनका जन्म उलिहातू में हुआ था और बिरसा मुंडा ने इनका नेतृत्व करने के लिए सबसे पहले 3 स्तरों पे काम किया। 3 स्तरों का चर्चा कर देंगे। 3 स्तरों पे काम किया। सामाजिक स्तर पे देखिए, लाइन की शुरुआत वैसे ही करना है कि इस शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ इस आंदोलन का नेतृत्व बिरसा मुंडा नामक एक आदिवासी के हाथों में आ गया, या इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने संभाला। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को रांची के पास उलिहातू गांव में हुआ था। बिरसा मुंडा ने इस आंदोलन का नेतृत्व 3 स्तरों पे किया। पहला सामाजिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे और आर्थिक स्तर पे। तो सबसे पहले हम सामाजिक स्तर पर चर्चा करेंगे और इसी सामाजिक स्तर के बारे में बताते हुए हमें बता देना है कि जो सामाजिक स्तर का जो प्रयास था उनका, वो बिरसा जो मुंडा जनजाति थी उनके आंतरिक शुद्धिकरण का मामला था। उसी सुधार के बारे में इन्होंने लगातार प्रयास किया था। तो बिरसा ने 3 स्तरों पर सुधार की बात की, या 3 स्तरों पे उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत करने के लिए 3 स्तरों पे सुधार की बात की। सबसे पहले सामाजिक सुधार के तहत वे मुंडा समाज में जो प्रचलित जो रूढ़िवादिताएं थी, जो परंपरागत दकियानुसी विचार थे, रीति रिवाज थे, जो निरर्थक कर्मकांड थे, उनको छोड़कर ईश्वर की आस्था पर जोर दिया। ये इतना लिखेंगे। उसके बाद बता देना है कि बिरसा मुंडा ने बहुदेववाद के खिलाफ चोट की, या बहुदेववाद को त्यागने की बात की, और एक ईश्वर जिसका नाम सिंह बोंगा था, सिंह बोंगा की आराधना पर बल दिया। तो सिंह बोंगा की आराधना पे उन्होंने बल दिया, इसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद ये बता देना है कि बिरसा मुंडा ने स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित किया और मुंडा समाज में यह आह्वान किया कि ईश्वर ने उसे मुंडा समाज को विदेशी दास्ता से मुक्त करने के लिए और आदर्श समाज की स्थापना करने के लिए भेजा है। तो इस लाइन को लिखना है कि ईश्वर ने उसे, मतलब खुद को वो सबसे पहले ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित करते हैं और बताते हैं मुंडा समाज को कि ईश्वर ने मुंडा समाज को विदेशी दास्ता से मुक्ति के लिए और आदर्श समाज की स्थापना करने के लिए भेजा है। इसके लिए वे अनेक सभाओं का भी आयोजन किया। बिरसा के संदर्भ में एक ध्यान दीजिएगा कि उनके लिए जो शब्द का इस्तेमाल है वो उसने मत लिखिएगा, उसने की जगह उन्होंने लिखिएगा, उसने मत लिखिएगा। आज भी बिरसा मुंडा जो है उनको जनजातीय समाज में देवता के सदृश से पूजा किया जाता है। तो उसने क्या इस्तेमाल मत कीजिएगा, उन्होंने का इस्तेमाल कीजिएगा, उन्होंने। तो बिरसा मुंडा ने अनेक प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया था, जिसमें वे अपने जो मुंडा किसान थे या जनजाति थे उनसे वे अपील करते थे कि आप इस शोषण और अन्याय के विरुद्ध आप लोग सामने आइए और साहस के साथ इसका प्रतिकार कीजिए। तो एक तरीके से बिरसा ने उनको प्रेरित किया आंदोलन करने के लिए। अब ये हुआ। अब इस तरीके से बता देना है कि बिरसा मुंडा ने मुंडा समाज में आंतरिक शुद्धिकरण के लिए वृहद स्तर पर प्रयास किए और अपने राजनीतिक एवं आर्थिक सुधारों के अंतर्गत बिरसा मुंडा ने सबसे पहले उनको, जो आदिवासी थे, उनके राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया और उन्होंने मुंडा समाज से, या जनजाति थे जो, उनसे अपील किया कि आप लगान न दें। तो लगान नहीं देने के बाद लगान न देने का अपील उन्होंने किया। तो ये इस पैरे का भी लास्ट यहाँ तक कर देंगे कि बिरसा मुंडा ने 3 स्तरों पे समाज में सुधार की बात की, सामाजिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे और आर्थिक स्तर पे। आर्थिक स्तर पे आने के बाद हमें लगान तक बात पहुंचानी है कि उन्होंने लगान न देने का आदेश दिया, और जब लगान न देने का आदेश दिया इसके बाद मुंडा विद्रोह फैलने लगा। तो अगले पैरा में हम इस विद्रोह के बारे में बताएंगे कि इस विद्रोह का स्वरूप कैसा था। चौथे पैरा तक आते आते अब हम इस विद्रोह के स्वरूप पे चर्चा करेंगे कि कैसे इस विद्रोह का फैलाव हुआ। तो इतना लिख लेने के बाद अब हम इस विद्रोह के बारे में बताएंगे कि कैसे इस विद्रोह का प्रारंभ हुआ और कैसे यह विद्रोह फैला। तो अब अगले पैरा में विद्रोह पे बात होगी
विद्रोह पे बात होगी। लेकिन अगर आपके पास समय है तो एक लाइन इसके ऊपर में और जोड़ दीजिएगा कि इस प्रकार बिरसा ने अपने उपदेशों के माध्यम से जनजातीय या मुंडा समाज में मुंडा जनजातियों के बीच नैतिकता, आत्म सुधार, आत्मबल आदि की भावना का प्रसार किया या उपदेश दिया। इस तरीके से अब हम विद्रोह के प्रारंभ पे बात करते हैं। तो अब इतना बिरसा के इतना प्रयास के बाद अब यह विद्रोह फैल गया। जब जैसे ही उन्होंने कहा कि आप लगान न दो तो मुंडा जो समाज थे वे अब विद्रोह करने लगे, जब हम लगान नहीं देंगे तो विद्रोह की शुरुआत हो गई। तो विद्रोह की शुरुआत जब हो गई तो उसमें सबसे पहले जो औपनिवेशिक शोषणकारी तत्व थे उन पे, ईसाई मिशनरियों पे, जो औपनिवेशिक शोषणकारी जो तत्व थे यानी अंग्रेज थे, यानी ब्रिटिश सरकार के जो लोग थे, शोषणकारी तत्व, ईसाई मिशनरियाँ, जो जागीरदार थे, जो जमींदार थे, जो साहूकार थे, महाजन थे, सूदखोर थे, उन पर हमले किए गए। तो एक तरीके से ब्रिटिश सरकार चिंतित हो गई और मुंडा को गिरफ्तार कर ली। मुंडा को 2 साल की कैद की, बिरसा मुंडा को 2 वर्ष की कैद दिया गया। बिरसा मुंडा को 2 वर्ष की कैद की सजा हुई। इसके बाद जब महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती था तो हीरक जयंती के अवसर पर बिरसा मुंडा को जेल से बाहर निकाल दिया गया या जेल से मुक्ति मिल गई। तो जैसे ही बिरसा जेल से बाहर आए तो उसके बाद उन्होंने फिर से मुंडा समाज को संगठित करना शुरू किया और फिर से उन्होंने हमले प्रारंभ कर दिए। इसके बाद ब्रिटिश जो रांची, खूंटी, तमार आदि जो क्षेत्र थे उनके आसपास विद्रोह हुआ। अगर याद आ जाए तो ठीक है, रांची, खूंटी और तमार इन जगहों पर हिंसक झड़पें हुई। उसके बाद फिर से ब्रिटिश सरकार ने बिरसा मुंडा को पकड़ के जेल में डाल दिया। उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद जेल में ही हैजे की बीमारी से बिरसा मुंडा का निधन हो गया। उसके बाद इनके सहयोगियों को भी पकड़ लिया गया, जेल में डाल दिया गया। उसके बाद इस आंदोलन का दमन कर दिया गया। यही विद्रोह की शुरुआत और अंत के बारे में इस पैरे में जानकारी देनी है कि विद्रोह कैसे शुरुआत हुआ और विद्रोह कैसे दमन कर दिया गया। तो वैसे ही लिखा जाएगा जैसे कि बाकी आंदोलनों में जनजातीय समाज के लोगों ने हमले किए। तो अब हमले किन लोगों पे किए, ये शब्द आपको याद करना होगा, जिसमें औपनिवेशिक जो ताकतें थी या अंग्रेज थे या औपनिवेशिक जो शोषणकारी तत्व थे उनका नाम याद रखिए। इसके अलावा ईसाई मिशनरियों पे हमले किए गए उनका नाम याद रखिए। जो जागीरदार थे, जो जमींदार थे, जो सूदखोर थे, जो महाजन थे, जो व्यापारी थे, तो इनके नाम, इन शब्दों को याद कीजिए और इन्हीं पे हमला उन्होंने किया। उसके बाद वो चिंतित हो गए, बिरसा को जेल में डाला गया, बाहर निकाला गया, फिर से वो हिंसक आंदोलन किए, फिर उनको जेल में डाला गया और उसी जेल में फिर हैजे की बीमारी बिरसा मुंडा को हो गई और उसके बाद उनका जेल में ही निधन हो गया। इसके बाद इनके सहयोगों को भी पकड़ लिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया। तो आंदोलन एक तरीके से बिखर गया और जब बिखर गया तो इस आंदोलन का दमन कर दिया गया। तो इस पैरा में विद्रोह की कहानी को लिख दे रहे हैं। अब हमें बताना है कि यद्यपि, अगले पैरा में बताना है कि यद्यपि यह विद्रोह या इस विद्रोह का दमन कर दिया गया, लेकिन इसके परिणाम सकारात्मक और उत्साहवर्धक रहे। अगर शब्द याद रहे तो लिखिए कि इसके जो परिणाम थे वो सकारात्मक और उत्साहवर्धक थे। इस आंदोलन के बाद, इस विद्रोह के बाद मुंडा समाज में आंतरिक सुधार की प्रेरणा जगी और साथ ही ब्रिटिश लोगों में भी इन समुदायों के प्रति सुधार की भावना जगी। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि एक जो काश्तकारी संशोधन अधिनियम था, इन तीनों शब्दों को बिल्कुल याद रखना है। एक तो काश्तकारी संशोधन अधिनियम, ये अधिनियम के तहत उनकी जो खुटकट्टी व्यवस्था थी उसको कानूनी मान्यता मिल गई।
तो काश्तकारी संशोधन अधिनियम के तहत मुंडा जनजातियों के जो खुटकट्टी कृषि व्यवस्था थी उसको कानूनी मान्यता मिल गई। साथ ही छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पास किया गया और भू राजस्व संबंधी सुधार के प्रयास किए गए। जो उनकी भूमि संबंधी जो समस्या थी, भू राजस्व नहीं, भूमि संबंधी जो समस्या थी उनको सुधार करने के लिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 पास किया गया। इस अधिनियम के द्वारा ही, मतलब इसको लिखिएगा नहीं, इस अधिनियम के द्वारा ही जो जनजातीय समाज के जो भूमि थे या आदिवासियों की जो भूमि थी वो गैर आदिवासियों को बेची नहीं जा सकती हैं। तो यही छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का प्रावधान था कि जो जनजाति लोगों की ज़मीन है उनको गैर आदिवासियों या गैर जनजातियों के बीच बेचा नहीं जाएगा, उनको दिया भी नहीं जाएगा, बांटा नहीं जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण सुधार हुआ। और जो तीसरा भी था उसमें ये कि जो सरकार थी वो मुंडा समाज से संवाद स्थापित करने के लिए या उनकी जो सरकारी कार्य थे वो आसान हो, इसके लिए 1905 में खूंटी को अनुमंडल बनाया गया। जो खूंटी था, खूंटी, और 1908 में गुमला, 1908 में गुमला को अनुमंडल बनाया गया ताकि जो मुंडा जनजाति थे वे काम के लिए या अपने कार्यों के लिए, जैसे कि अगर कोर्ट कचहरी का ही काम हो तो वो रांची ना जाके खूंटी या गुमला ही चले जाएं। तो इतना सुधार हुआ। तो यही हमें इस आंदोलन का जो सकारात्मक पक्ष है उस पर दिखाएंगे कि यद्यपि इस आंदोलन का दमन कर दिया गया, ये नहीं लिखना है कि ये आंदोलन असफल रहा, असफलता की चर्चा नहीं करनी है। यद्यपि इस आंदोलन का दमन कर दिया गया लेकिन इसके परिणाम उत्साहवर्धक और सकारात्मक रहे। और उसके बाद ये चर्चा कर दीजिए कि बिरसा समाज में भी आंतरिक सुधार की भावना जगी। ब्रिटिशर्स जो थे इनमें सुधार करने के लिए वो प्रेरित हुए। उसके बाद काश्तकारी संशोधन अधिनियम की चर्चा कीजिए, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की चर्चा कीजिए। 1905 में खूंटी को अनुमंडल और 1908 में गुमला को अनुमंडल बनाया गया, इसकी चर्चा कीजिए। अब लास्ट में जो निष्कर्ष होगा उस पर बात कीजिए कि निष्कर्ष में हमें क्या लिखना है। तो ये बता देना है कि इस प्रकार बिरसा मुंडा के नेतृत्व में, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में, देखिए मैं बताया था कि इस प्रश्न के स्टार्टिंग में भी बिरसा मुंडा का नाम लिखिए और अंतिम कंक्लूजन में भी बिरसा मुंडा का नाम होना चाहिए। तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में इस आंदोलन यानी मुंडा विद्रोह ने जनजातीय समाज की दशा और दिशा बदल दी। दशा और दिशा। तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुए मुंडा विद्रोह ने जनजातीय समाज की दशा और दिशा बदल दी और वे राजनीतिक सुधारों के प्रति या अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए। अपने अधिकारों के प्रति वे जागरूक हो गए। और ये भी अगर समय हो तो ये भी एक लाइन लिख दीजिए कि ये महज विद्रोह नहीं था, बल्कि यह आदिवासी संस्कृति, आदिवासी स्वायत्तता और आदिवासियों के अधिकार के लिए संग्राम था। आदिवासी संघर्ष, स्वायत्तता, आदिवासी संघर्ष और स्वायत्तता और उनके अधिकारों के लिए एक संग्राम था, इसकी चर्चा कर दीजिए। तो इस प्रकार, और ये भी लिख दीजिए लास्ट में कि आज भी जनजातीय समुदाय में, जब मुंडा समाज में बिरसा मुंडा को देवता के सदृश से पूजा जाता है। तो इस प्रकार हम अपने निष्कर्ष में ये डाल देंगे कि यद्यपि इस आंदोलन का दमन कर दिया गया था, लेकिन नहीं, इस प्रकार बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह ने जनजातीय समाज की दशा और दिशा बदल दी। फिर
इसके बाद वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए। और यद्यपि और यह महज एक आदिवासी विद्रोह नहीं था, बल्कि आदिवासी स्वायत्तता, आदिवासी संस्कृति, आदिवासी अधिकारों के प्रति एक संग्राम था। और आज भी बिरसा मुंडा को जनजातीय समाज में ईश्वर की तरह पूजा जाता है। इतना कह के इस प्रश्न का अंतिम कर दीजिएगा। यही इस प्रश्न का हमने देखा इस प्रश्न में कि कैसे इसका उत्तर लिखा जाएगा। इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे इस प्रश्न का उत्तर लिखा जाएगा, इसी पर चर्चा हुई। अब एक यशराज का सवाल है कि क्यों असहयोग आंदोलन वापस लिया गया, उसका औचित्य क्या था। तो ये छोटा सा है, आप डाल दीजिएगा कि सबसे पहली बात कि गांधी जी का जो रणनीति था आंदोलन का, वो सत्य और अहिंसा पर आधारित था। सत्य और अहिंसा पर आधारित था। लेकिन असहयोग आंदोलन के हिंसक हो जाने के बाद गांधी जी में आस्था हो गई कि अभी भी भारतीय समाज सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलने के लिए तैयार नहीं हुआ है। दूसरा ये था कि आंदोलन में ठहराव आ जाता है, तो एक तरीके से आंदोलन लंबा खींचने लगा था और उसमें जो आंदोलन करने वाले जो लोग थे उनमें थकान की प्रवृत्ति आ रही थी। तो संघर्ष विराम संघर्ष के नियमों का पालन करते हुए भी गांधी जी इस आंदोलन को वापस लेने के लिए प्रेरित हो गए थे या विचार कर लिए थे। और तीसरा ये भी था कि तुर्की वाला जो मैटर था, खिलाफत आंदोलन अप्रासंगिक हो गया था, क्योंकि वहाँ पे मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में सरकार लोगों ने विद्रोह कर दिया था। तो एक तरीके से खिलाफत का जो प्रश्न था वो अब अप्रासंगिक रह गया था। तो इन वजहों से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। यही उसका औचित्य है कि आखिर क्यों गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो औचित्य में बता देना है कि सत्य और अहिंसा की जो गांधी जी का जो सिद्धांत था, जो सत्याग्रह था, वो अब लागू नहीं हो पा रहा था क्योंकि लोग हिंसक हो गए थे। तो इसी को हमें लिखना है। तो यही यशराज का सवाल था, इसको मैंने चर्चा करी। इस वीडियो में हमने बिरसा आंदोलन के बारे में चर्चा किया, असहयोग आंदोलन के वापस लेने के औचित्य पर चर्चा किया। अब हम जल्दी जल्दी इसके मेन पॉइंट्स को देख लेते हैं कि किन किन बिंदुओं पे बात हुई थी। तो हमने भूमिका में बिरसा मुंडा के बारे में बताया था कि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में इस आंदोलन किया गया था। तो बिरसा मुंडा का नाम जरूर जिक्र कीजिएगा, इसके कारण क्या थे, इसके उद्देश्य क्या थे। तो इंट्रोडक्शन में इतना जिक्र कीजिएगा। उसके बाद आपको इसका विश्लेषण के बारे में जब भी आप विश्लेषण कीजिए तो जनजातीय समाज की या मुंडा जनजाति की जो खुटकट्टी व्यवस्था थी, खुटकट्टी के बारे में बताइए। खुटकट्टी, उसके बाद एक पैरा में खुटकट्टी को चर्चा कर देना है। उसके बाद जब बिरसा का जब उद्भव होता है इस क्रांति में, बिरसा के बारे में बताइए। और इसी पैरा में ये बता दीजिएगा कि इस प्रकार बिरसा ने जनजातीय समाज के आंतरिक शुद्धिकरण के लिए आंदोलन चलाया या प्रयास किया। तो ये बिरसा के बारे में बता दीजिए। फिर आंदोलन कैसे फैला, विस्तृत कैसे हुआ, यानी आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई और दमन कैसे हुआ, उस पर चर्चा कीजिए। शुरुआत और दमन पे चर्चा कर दीजिए। उसके बाद ये बताइए कि यद्यपि इस आंदोलन का दमन कर दिया गया, लेकिन इस आंदोलन में कुछ सकारात्मक और उत्साहवर्धक परिणाम हुए। तो दमन और जो सकारात्मक परिणाम थे उस पर चर्चा करना है। सकारात्मक परिणाम पर चर्चा कर देना है। तो ये पैरा आपको निकल के आता है। उसके बाद लास्ट में आप निष्कर्ष लिख दीजिए और निष्कर्ष में भी बिरसा मुंडा का नाम लिखिए। और बिरसा मुंडा के लिए कभी भी उसे शब्द का इस्तेमाल मत कीजिएगा, उसने शब्द का इस्तेमाल मत कीजिएगा, उन्होंने एक आदर सूचक शब्द का इस्तेमाल कीजिएगा कि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में ये जनजातीय आंदोलन ने जनजातियों के जो जीवन की जो दशा और दिशा उसको बदल दी और वे अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक हुए। इस प्रकार यह विद्रोह एक विद्रोह नहीं था, बल्कि आदिवासी स्वायत्तता, आदिवासी संस्कृति, आदिवासी अधिकार को बचाने का प्रयास था या संग्राम था। और इस प्रकार बिरसा मुंडा को आज भी जनजातीय समाज में देवता के सदृश, ईश्वर के सदृश या भगवान का दर्जा दिया गया है। यही इस वीडियो का पूरा मूल या छोटा एक मेन पॉइंट्स थे वो ये थे। आपको इतना ही ध्यान रखना है।
तो इस तरीके से हमने इस पे चर्चा की। आप सभी को इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। और अपने फीडबैक है आपको, आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।